So last class में we have started with this law, SEBI share based employee benefits and sweat equity regulations 2021। तो पहले हमने इस लॉ के बारे में कि साहब ये नया लॉ सेबी ने बनाया, दे वर रिपीलिंग द एग्जिस्टिंग टू लॉज, दैट इज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, उसको रिपील कर दिया। दूसरा सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002, वो भी रिपील हो गया। उन दोनों को कंबाइन करके इस नए लॉ ने उसकी जगह ले ली है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड ऑल दैट। एंड मैंने बताया था कि सर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इससे रिलेटेड इस लॉ के अंदर 5 तरह की स्कीम्स रखी हैं विच कंपनी में फॉलो इन द कंपनी में फॉलो इफ फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, एंड ऑल दिस स्कीम विल बी शेयर बेस्ड। उसमें हमने पढ़ा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, देन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम SCR स्कीम, देन जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम GEBS स्कीम, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम RBS स्कीम। तो लास्ट क्लास में हम शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिलेटेड जो 5 स्कीम्स है उससे रिलेटेड प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। इंपॉर्टेंट प्रोविजन कुछ हमने डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू 5 स्कीम्स गिवन अंडर दिस लॉ। और एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा आज की, अभी इस क्लास के अंदर वो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द प्रोविजन पर्टेनिंग टू द स्वेट इक्विटी शेयर्स गिवन अंडर दिस लॉ, गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर, वो हम नेक्स्ट क्लास में, मैंने बताया टोटल इस चैप्टर में 3 क्लास लगाएंगे। एक हो चुकी आज वाली क्लास और, एंड जिसके अंदर आपको शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड 5 स्कीम्स है उसके रिमेनिंग प्रोविजन। और अगली क्लास जो लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें हम स्वेट इक्विटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस अंडर दिस लॉ दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ हमने यहां तक पढ़ लिया था, शेयरहोल्डर्स अप्रूवल तक पढ़ लिया था हमने। नाउ आई मूव ऑन टू द वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम, वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम। वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम। See, in this context, these regulations provide that in general company कभी भी company shall not vary the terms and conditions of the scheme which is prejudicial, which is against the interest of the employees। ये allowed ही नहीं है। shall not vary the terms and conditions of the scheme which is prejudicial to the interest of employee। लेकिन अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कंपनी के पार्ट पे अराइज हो गई, कंपनी रिक्वायर्ड टू वेरी द टर्म्स एंड कंडीशन इवन इफ इट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मान ली कोई लॉ अमेंड हो गया या लॉ में कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई जिसकी वजह से कंपनी रिक्वायर्ड टू वेरी द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम, एंड सच वेरिएशन मे इवन बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। कंपनी में डू द सेम बिकॉज कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, कंपनी बीइंग कंपेल्ड बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उस केस में कंपनी कर सकती है। लेकिन अपनी इच्छा से विदाउट सच एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कभी भी आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्कीम को वेरी नहीं कर सकते विच इज अगेंस्ट और विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। एक तो ये जनरल बात होगी, लेकिन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सम लीगल रिक्वायरमेंट, सम प्रोविजंस ऑफ लॉ, कोई अमेंडमेंट आ गया, कोई नया लॉ आ गया, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इफ द कंपनी रिक्वायर्ड टू वेरी द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्कीम ऑलरेडी ऑफर टू द एम्प्लॉय, even if it prejudicial to the interest of employee, company may do the same because company is not doing it voluntarily, it is doing to satisfy or comply with some regulatory requirement, तो उस केस में पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन जो इसी कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है वेरिएशन में ही, जनरली आप वेरी नहीं कर सकते, लेकिन हाउएवर अ कंपनी में वेरी द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम विद द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स पासिंग द SR। पहले जब आप ऑलरेडी स्कीम ऑफर कर चुके हैं तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस को आप वेरी कर सकते हैं विद द अप्रूवल, बट प्रोवाइडेड ये इट इज नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। वेरी कर सकते हैं, इसका था क्या है,
उनके लिए स्कीम बेटर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते, उनके लिए और फेवरेबल टर्म्स उसके लिए भी शेयरहोल्डर के अप्रूवल चाहिए पासिंग, क्योंकि पहले वाली जो स्कीम वो भी शेयरहोल्डर से आपने अप्रूव कर दिया पासिंग एसआर, अब उस स्कीम के अंदर कुछ भी चेंज करें तो ऑब्वियसली आपको शेयरहोल्डर से दोबारा जाना चाहिए, तो आप प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय तो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के केस में पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन कुछ बेनिफिशियरी आप बना देते हैं, स्कीम को और बेटर बना देते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉय, आप कर सकते हैं। एंड उस केस में जो पहले आपने स्कीम ऑफर की थी उसके टर्म्स एंड कंडीशन आप चेंज करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर, एंड इट शुड बी इन फेवर ऑफ द इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट, इट शुड रादर बी बेनिफिशियल। अच्छा, ये जो शेयरहोल्डर्स का एसआर पास, तो उसके लिए एक जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, उस नोटिस का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, दिस बीइंग ए स्पेशल बिजनेस, तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सारी डिटेल होनी चाहिए कि कंपनी ये क्यों वेरिएशन कर रही है, इसके पीछे क्या रैशनल है, इसकी वेरिएशन से किन किन एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलेगा, वो आर द बेनिफिशियरी, क्योंकि डाइल्यूट तो कर नहीं सकते, बेनिफिट जरूर दे सकते हैं बाय वेरिएशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी क्या लॉजिक है बिहाइंड दिस वेरिएशन, ऑल द डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द नोटिस and to be sent to the shareholder for the purpose of passing this SR, so that shareholders can take a well informed decision कि उन्हें ये SR पास करके वेरिएशन करने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसी तरीके से एक पॉइंट और रखा है, वो इससे से रिलेटेड है, कंपनी को जरूरत पड़े कि आपने, जैसे मैंने पढ़ा था जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, उसमें कंपनी ऑप्शन ग्रांट करती है कि आप इस रेट पे फ्यूचर में शेयर रेट, वो एक्सरसाइज प्राइस है। ऐसे मैंने बताया स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स का, उसमें एक एससीआर प्राइस होता है, ईएसपीएस के अंदर एक प्राइस, तो जैसे ईएसपीएस में इतना रेलेवेंट नहीं, लेकिन मान एससीआर में कि आपने एक एससीआर प्राइस बता दिया और एक्सपेक्टेड है कि सर आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड आपको मार्केट प्राइस ही होगा, वो डिफरेंस इज द एप्रिसिएशन। ये ईएसओएस में आपको अभी इस पर्टिकुलर प्राइस पे राइट क्रिएट कर दिया कि आप वेस्टिंग पीरियड का इतने शेयर ले सकते इस रेट पे, लेकिन कंपनी को लगता है कि सब मार्केट में कुछ बिकॉज ऑफ सम चेंजेज इन द स्टॉक मार्केट, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो गया और फ्यूचर में जो रेट है वो पहले जो, जैसे मान लिया ईएसओएस में कंपनी ने बोला कि आप 50 रुपए के हिसाब से एक साल के बाद इतने शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन पता है कंपनी को लग रहा है कि साहब बीच में स्टॉक मार्केट में कुछ मेजर चेंजेज आए, कंपनी के शेयर का प्राइस काफी गिर गया है और एक साल के जो 50 रुपए का रेट रहेगा उससे भी कम रहेगा, तो डोंट यू थिंक नो एम्प्लॉय इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, वो बोलेगा साहब जिसका मार्केट रेट ही 40 रुपए चल रहा है, मैं 50 रुपए में क्यों ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, तो उस केस में हो सकता है कंपनी एक्सरसाइज प्राइस को 50 से घटा के 30 कर दे, 35 कर दे, 25 कर दे, तो लेकिन आप रीप्राइसिंग कर रहे हैं ईसोस में, एससीआर में रीप्राइसिंग भी तो वेरिएशन टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन वेरिएशन करने से आप एम्प्लॉय का नुकसान, इट शुड बी नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, व्हाई, क्योंकि आप रीप्राइसिंग करके उनके लिए कुछ बेनिफिट ही कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अगर एक्सरसाइज प्राइस पहले 50 रुपए था, अब एक्सरसाइज प्राइस आपने कर दिया 30 रुपए, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय बेनिफिशियरी है, उनको जो चीज पहले 50 रुपए की मिली तब 30 रुपए की मिलेगी, ठीक है। ऐसे एससीआर प्राइस को आपने घटा दिया, तो एससीआर प्राइस घट गया तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो डिफरेंस होगा बिटवीन मार्केट प्राइस एससीआर प्राइस को बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा अगेन, तो वो इसी रिलेटेड वाला रीप्राइस भी कर सकते हैं अगेन, उसके लिए शेयरहोल्डर का अप्रूवल पासिंग एसआर एंड इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, तो सेम चीज होगी इसी कॉन्टेक्स्ट में, उसमें पर्टिकुलरली रीप्राइसिंग के बारे में बात है वो भी करें, लेकिन अगेन रीप्राइसिंग करके आप एम्प्लॉयज को बेनिफिट ही पहुंचा रहे हैं, तो वेरिएशन ही है, बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड बट विद द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर पर पासिंग द एसआर। देखिए मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूं, वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ स्कीम, द कंपनी शैल, जनरल रूल क्या है, द कंपनी शैल नॉट वेरी द टर्म्स ऑफ स्कीम एनी मैनर विच में बी डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, जनरल रूल है, अलाउड ही नहीं है। हाउएवर द कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू वेरी द टर्म्स ऑफ द स्कीम टू मीट एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मैंने पहले बता दिया, ये तो जनरल रूल हो गया। द कंपनी में बाय स्पेशल रजिस्टर इन जनरल मीटिंग वेरी द टर्म्स ऑफ द स्कीम ऑफर, जो पहले से स्कीम ऑफर परसुएंट टू अर्लियर रेजोल्यूशन ऑफ जनरल बॉडी, पहले जो शेयरहोल्डर का रेजोल्यूशन पास करके आपने स्कीम ऑफर की थी, बट नॉट येट एक्साइड बाय द एम्प्लॉय, आपने ऑफर कर दिया था, ऑप्शन ग्रांट कर दिया था, बट अभी तक शेयरहोल्डर ने राइट एक्साइज नहीं किया है, सॉरी एम्प्लॉइज ने अभी राइट एक्साइज नहीं किया है, प्रोवाइडेड सच वेरिएशन नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब पहले जो स्कीम आपने शेयरहोल्डर से अप्रूव करा के आपने ऑफर दे दिया था, ग्रांट दे दिया, लेकिन इट हैज नॉट बीन एक्साइज बाय द एम्प्लॉय येट, तो उसको आप वेरी कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर पासिंग एसआर, लेकिन इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। फिर नोटिस ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेरिएशन टर्म्स ऑफ स्कीम, जो जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, शैल डिस्क्लोज फुल डिटेल्स ऑफ वेरिएशन, क्या वेरिएशन करने जाते हैं, रैशनल देयर उसके लॉजिक क्या है, एंड द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय हु आर बेनिफिशियरी ऑफ, मतलब साहब किसी अगेंस्ट तो कर नहीं सकते, बेनिफिट जरूर पहुंचा सकते हैं, वो डिटेल्स कौन कौन से एम्प्लॉय को फायदा मिले। नेक्स्ट कंपनी में रीप्राइज ऑप्शन, अच्छा रीप्राइज ऑप्शन में अल्टीमेटली ऐसे करना जिससे कि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले, एससीआर और शेयर्स एज द केस में भी विच आर नॉट एक्सरसाइज, मतलब वेदर दे हैव नॉट बीन वेस्टेड, मतलब कंपनी ने ग्रांट दे दिया है
लेकिन वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी तक एक्सरसाइज नहीं हुआ है। इफ द स्कीम्स आर रेंडर्ड अनअट्रैक्टिव ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर इन द स्टॉक में, पता है ना कि साहब आपने एक्सरसाइज ईएसओएस में मान लिया आपने एक्सरसाइज में 50 रुपए दे रखा कि साहब आप वेस्टिंग पीरियड ओवर होने के बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड आप 50 रुपए के हिसाब से सर्टेन शेयर कंपनी खरीद सकते हैं, लेकिन कंपनी को नजर आ रहा है कि साहब स्टॉक मार्केट में कुछ प्राइस गिर गए कंपनी के, अब वेस्टिंग पीरियड के बाद 50 रुपए का रेट ही उससे भी कम रेट रहेगा, तो कौन 50 रुपए मिलेगा? तो क्या कंपनी बोल सकती है साहब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज प्राइस जो 50 थी उसको हम 30 कर रहे हैं सो दैट टू मेक इट अट्रैक्टिव, अदरवाइज वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगी। हाउएवर द कंपनी इंश्योर दैट सच रीप्राइसिंग शैल बी नॉट बी डेट्रीमेंटल, अगेन है ना, आप एक्सरसाइज प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, एससीआर प्राइस को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो डेट्रीमेंट घटा सकते हैं, सो दैट इट इज एंड अप्रूवल ऑफ द शेयरहोल्डर बाय एसआर हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर सच। देखा जाए ये रीप्राइसिंग के लिए अलग से जो प्रोविजन रखा है ये अल्टीमेटली इसी के अंदर कवर होता है। आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्कीम को वेरी कर रहे हैं विद द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर पासिंग एसआर एंड इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल, रादर इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। सेम चीज हो गई, बस उसी को एक पर्टिकुलरली कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन में एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया कि आप रीप्राइसिंग, लेकिन अल्टीमेटली रीप्राइसिंग करके भी क्या कर रहे हैं आप एम्प्लॉय को बेनिफिट ही पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वाइंडिंग ऑफ द स्कीम। वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, सी जो वाइंडिंग ऑफ द स्कीम, देखिए मान लिया एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसकी कोई स्कीम है, एनी ऑफ द 5 स्कीम विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू अ ट्रस्ट। अब ये स्कीम वाइंड अप हो रही है, तो ऐसे केस में उस ट्रस्ट को क्या करना है कि उसका जो भी रिमेनिंग मनी और शेयर्स हैं, पैसा या शेयर्स, उसका यूटिलाइजेशन ये ट्रस्ट क्या करेगी, पहले इससे आप अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस है ट्रस्ट की वो पूरी करेंगे, उसके बाद दिस मनी विल बी यूटिलाइज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन टू द कंपनी। बताया था कंपनी शुरू में लोन देती है टू द ट्रस्ट फॉर परचेजिंग द शेयर टू द कंपनी, जो शेयर्स बच गए दैट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द एम्प्लॉइज, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द एम्प्लॉइज। तो पहले कंपनी उस रिमेनिंग मनी ट्रस्ट उस रिमेनिंग मनी का इस्तेमाल फॉर डिस्चार्जिंग इट्स ऑब्लिगेशन, फिर रीपेमेंट ऑफ लोन टू द कंपनी, जो लोन कंपनी ने शुरू में दिया था ट्रस्ट को, देन डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर्स है डिस्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज, एंड उसके बाद अगर इसी सेम कंपनी की कोई अदर स्कीम है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको भी रिमेनिंग मनी और शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसके लिए शेयरहोल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय ओआर एंड अगर कंपनसेशन कमिटी इसके अलाउड परमिशन दे दे। इट मींस अदर स्कीम को अगर ट्रांसफर करना रिमेनिंग मनी रिमेनिंग शेयर, then in that case it is subject to the approval shareholder passing over and it also required if it is permitted by compensation committee director। तो अगर कोई स्कीम है which is being implemented through a trust, it is being wound up, तो उस केस में ये लोग बोलते हैं जो रिमेनिंग मनी है उस ट्रस्ट के पास या शेयर उसका क्या होगा, पहले उस पैसे का इस्तेमाल करेगी ट्रस्ट इन डिस्चार्जिंग इट्स ऑब्लिगेशन, फिर उसके बाद इन रीपेमेंट और लोन टू द कंपनी, कंपनी ने जो लोन दिया था वो परचेजिंग द शेयर्स एंड ऑल दैट, ठीक है, देन शेयर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द एम्प्लॉय, फिर भी जो बच जाएगा और इट में बी ट्रांसफर टू द अदर स्कीम, बट फॉर दैट शेयरहोल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड। इन सब चीज को शेयरहोल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए, एंड एज डिटरमाइंड बाय द कंपनसेशन कमिटी ऑफ डायरेक्टर। लेट मी रीड आउट दिस प्रोविजन। वाइंडिंग ऑफ द स्कीम, इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय कंपनी थ्रू अ ट्रस्ट, आ गया द एक्सेस मनी, जो भी रिमेनिंग मनी एक्सेस मनी आपके पास है और शेयर्स रिमेनिंग विद द ट्रस्ट आफ्टर मीटिंग ऑल द ऑब्लिगेशन इफ एनी, इसकी जो भी ऑब्लिगेशन पहले उसको पूरा कीजिए, डिस्चार्ज कीजिए, उसके बाद इफ एनी shall be utilized for the repayment of loan, किसको, कंपनी को, or by way of distribution to employees, shares will be distribution to employees, or be transferred to the other schemes, another schemes subject to the approval shareholder। इसके लिए अगर आप अदर स्कीम्स ऑफ द सेम कंपनी को ट्रांसफर करना कर सकते हैं, वो रिमेनिंग मनी एक्सेस मनी और शेयर, बट उसके लिए सब्जेक्ट टू द अप्रूवल शेयरहोल्डर एंड एज रिकमेंडेड, अगर कंपनी की कंपनसेशन कमिटी रिकमेंड करती है कि जो रिमेनिंग मनी और शेयर है आप अदर स्कीम को ट्रांसफर कर सकते हैं, but in that case it is subject to the approval of shareholder passing the over। So these are the provisions relating to winding of the scheme, relating to the winding of the schemes। Now I move on to the non-transferability। अब एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आपको फटाफट समझ में आ रहा होगा कि भाई इसके अंदर कुछ खास है नहीं, हम सारे प्रोविजन फटाफट समझ में आ जाएंगे आपको, इसलिए मैंने शुरू में कंसेप्ट में थोड़ा टाइम लगा दिया था। अब देखिए नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, सबसे पहले ये बोलता है
मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी ने एज पर दिस शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स लॉन्च करके अपने एम्प्लॉय को ग्रांट दिया, तो उस ग्रांट का बेनिफिट, ग्रांट कैन बी, जो आपने ऑप्शन ग्रांट किया है, इट में बी एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय जिसको ऑफर किया गया, लेकिन ये किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता। जिस एम्प्लॉय को ऑफर दिया गया सिर्फ वो एक्सेप्ट करे, नहीं करना एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन आप सोचिए किसी और के रिनाउंस कर दे, पॉसिबल नहीं है। किसी और को अपना ये ऑफर पास ऑन कर दें जो बेनिफिट आपको कंपनी देना चाह रही है, ये भी पॉसिबल नहीं कि साहब वो एम्प्लॉय ये राइट किसके फेवर में प्लेज कर दे, मतलब ये राइट देखा जाए आपको बेनिफिट मिलने वाला, ये बेनिफिट के प्लेज कर दे, एलिनेट कर दे, हाइपोथिकेट, वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब उसके ऊपर सिक्योरिटी कर दे इस राइट का, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो करना है तो खुद राइट का इस्तेमाल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए ऑफर। यू कैन नॉट रिनाउंस इन फेवर एनी अदर पर्सन, नॉर यू कैन प्लेज, हाइपोथिकेट और एलिनेट एनी अदर मैनर। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये बोल रहा है कि साहब अंडर दिस स्कीम जो शेयर्स मिलेंगे टू द एम्प्लॉय, और जब शेयर्स बेचे जाएंगे उसका बेनिफिट आपको कभी भी कोई नहीं ले सकता, ओनली द एम्प्लॉय, ओनली द एम्प्लॉय। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे मान लिया एक कंपनी एक्स लिमिटेड, इन द कॉन्टेक्स्ट टू थिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, एससीआर स्कीम। अच्छा, इसमें जब कोई एम्प्लॉय अपना राइट एक्सरसाइज करता था कि एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ता है, ये सुनो, ये एसआर स्कीम के अंदर आपको हो सकता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स प्राइस पे करना पड़ेगा। सॉरी, ये पे नहीं कर, ये पे नहीं, सॉरी, ईसॉस के अंदर जो एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ेगा। मान लिया उस समय जो एक्सरसाइज प्राइस पे करके कंपनी से आपको शेयर लेने हैं, तो मान लिया एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक कंपनी ने फंडिंग की कि भाई आपको एक्सरसाइज प्राइस आपको पे करें, हम आपकी जगह हम पे कर देते हैं, या आप मत पे कीजिए हमने, या कंपनी ने कुछ स्टॉक ब्रोकर्स इम्पैनल कर रखे कि आप इनसे फंडिंग करा सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में वो एम्प्लॉय जिसकी एक्सरसाइज प्राइस को कंपनी ने या किसी स्टॉक ब्रोकर ने फंडिंग किया था, फ्यूचर में वो एम्प्लॉय जब वो शेयर बेचेगा तो क्या उस शेयर से जो पैसा आएगा, सेल प्रोसीज आएगी, क्या उसमें से वो जितना फंडिंग आपको मिला अलॉन्ग विद इंटरेस्ट या कंपनी लेगी या वो स्टॉक ब्रोकर लेगा जिसने फंडिंग की थी? तो कह सकते हैं इस केस में शेयर्स बेच के जो बेनिफिट मिल रहा है वो किसको जा रहा है, कंपनी को या जिसने स्टॉक ब्रोकर ने फंडिंग की थी। तो ये एक्सेप्शन हो गया, बट जनरली अलाउड है, जनरली अलाउड। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑप्शन ऑप्शन मतलब ग्रांट ऑप्शन, एसएआर, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट और एनी द बेनिफिट ग्रांटेड टू एम्प्लॉय अंडर दीज रेगुलेशन शेल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन। आपको एक्सेप्ट करना कीजिए, मत करना है मत कीजिए, लेकिन आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप रिनाउंस नहीं कर सकते। फर्दर ऑप्शन एसएआर एनी द बेनिफिट ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शेल नॉट बी प्लेस्ड हाइपोथेकेटेड मोर्टगेज अदरवाइज एलियन, मतलब अपने से आप अलग नहीं कर सकते, या तो अवेल करना तो कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, लेकिन किसी और को पास ऑन करना ये पॉसिबल नहीं है। नो पर्सन अदर देन द एम्प्लॉय टू होम ऑप्शन एसएआर अदर बेनिफिट ग्रांटेड शैल बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑप्शन एसएआर, मतलब इससे जो बेनिफिट अराइज होगा वो आप ही इंटाइटल ना, कोई और उसका फायदा नहीं ले सकता। हाउएवर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एसएआर अंडर कैशलेस है, मतलब बेसिकली आपको कुछ पे नहीं करना, कैशलेस है, मतलब इवन एक्सरसाइज प्राइस भी आपको कोई और पे करेगा। द कंपनी में इटसेल्फ फंड और परमिट द इम्पैनल्ड स्टॉक ब्रोकर टू फंड द पेमेंट एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कौन पे करेगा, कंपनी खुद पे करेगी या कोई स्टॉक ब्रोकर जिसको कंपनी ने इम्पैनल आइडेंटिफाई किया, ये कर सकते हैं। Then which shall be adjusted against the sale proceeds of some or all the shares subject to the provision applicable law regulation। फ्यूचर में जो शेयर बेचे जाएंगे एम्प्लॉय के, तो उससे जो सेल उसमें कंपनी अपना एडजस्ट करेगी, अपना पैसा रिकवर करेगी, एंड या स्टॉक ब्रोकर जिसने फंडिंग किया था। तो यहाँ पे देखा है उसका बेनिफिट, लेकिन ये एक्सेप्शन हो गया एंड इन द केस ऑफ ईएसओएस। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है और उसकी डेथ हो जाए, ऑल द ऑप्शन एसएआर अदर बेनिफिट ग्रांटेड हो। अब देखो हम ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं सर डेथ के केस में ट्रांसफर बाय ऑपरेशन लॉ, आप ट्रांसफरिंग इज नॉट अ वॉलंटरी एक्ट, वो तो अलाउड ही नहीं ऊपर था कि जो एसएआर है, ऑप्शन है, बेनिफिट्स है, दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल, आप खुद अवेल कीजिए या मत कीजिए, लेकिन किसी और लेकिन डेथ अगर हो जाती है उस केस में ट्रांसफर हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ वॉलंटरी ट्रांसफर, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन लॉ। तो उस केस में अगर उस एम्प्लॉय ने कोई नॉमिनी अपॉइंट किया होता, नॉमिनी ने अपॉइंट कर रखा तो उसके लीगल हायर को, आपको उसके लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, in the event of death of the employee while in employment, all the option SCR or another benefit granted him under scheme till such date shall vest in the legal heirs or nominee of the deceased employee। और deceased employee ने अगर नॉमिनी अपॉइंट करेगा तो नॉमिनी को पास ऑन हो जाएगा। इसका तो ये भी ट्रांसफर है, बट इट इज नॉट अ ट्रांसफर वॉलंटरी,
एज अ ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो ये पॉसिबल है, वॉलेंटरली एम्प्लॉय अपने बेनिफिट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर बोला इन केस द एम्प्लॉय सफर्स अ परमानेंट इनकैपेसिटी व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट में कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे आप परमानेंटली इनकैपेबल हो गए टू वर्क, तो उस केस में आपको जो भी ऑप्शंस हैं एंड आपके चाहे भी वेस्टिंग पीरियड हो, जो भी आपका एक्सरसाइज क्या नाम है वैसे उससे मतलब नहीं है, सब खत्म, आपको इमीडिएटली बेनिफिट मिल जाएंगे। इन द केस एम्प्लॉय सफर्स अ परमानेंट कैपेसिटी व्हाइल एम्प्लॉयमेंट, ऑल द ऑप्शन एससीआर इन द बेनिफिट ग्रांटेड अंडर स्कीम एज ऑन द डेट ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटेशन, जिस दिन आप परमानेंट इनकैपेबल हुए, शैल वेस्ट इन हिम ऑन दैट डे, बंदा तो जिंदा है, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, तो उसी को बेनिफिट मिल जाएंगे जिस दिन परमानेंट इनकैपेसिटेशन हुआ, एंड आपके चाहे लॉक इन पीरियड हो चाहे कुछ भी हो उससे, या वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, आपको उसी दिन बेनिफिट मिल जाएगा। और डेथ वाले केस में मैंने बताया था उस अगर नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है उसको या उसके लीगल आयर को। नेक्स्ट बोल रहा है अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है, खुद जॉब छोड़ के जा रहा है, या ही इज बीइंग टर्मिनेटेड, ही इज बीइंग रिमूव्ड, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिमूव किया, इसका मतलब कहीं कुछ आपने गलत किया, या आप खुद रिजाइन तो आपकी मर्जी छोड़ जा रहे हैं, तो उस केस में जो ऑप्शंस आपके फेवर में ग्रांट कंपनी कर देते बट अभी भी वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी आपको वेस्ट नहीं हुए थे, मतलब वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ था, राइट वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ग्रांटेड बट नॉट वेस्टेड वो सब एक्सपायर हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे अगर आपने रिजाइन किया जॉब से, या आपने, तो सारे ऑप्शन जो ग्रांट कंपनी ने किए थे बट ये नॉट येट वेस्टेड, वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, या आपको निकाल दिया गया, लेकिन जो ऑप्शन आपको ग्रांट किए थे और वेस्ट भी हो गए थे, मतलब आप वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया था, आपके फेवर राइट आ चुका था, आपने एक्सरसाइज करना था, तो उस केस में रिजाइन करने के केस में या रिमूवल केस में भी आपको राइट रहेगा, और उसके बाद भी आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन अप्लाई फॉर द शेयर, कैन अप्लाई फॉर शेयर। लेकिन अगर बंदे ने रिजाइन किया और जो राइट्स आपके फेवर में ग्रांट कर दिए बट वेस्ट नहीं हुए, वो एक्सपायर हो जाएंगे, वो आगे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर रेजिग्नेशन की जगह अगर सुपर एनिवेशन रिटायरमेंट है, जैसे एक सर्टेन एज के बाद आप जॉब से रिटायर हो गए, तो वो रेजिग्नेशन नहीं है, रिमूवल नहीं है, वो अलग चीज है, तो उस केस में क्या होगा कि जो राइट्स आपके फेवर में ग्रांट हुए लेकिन वेस्ट नहीं भी हुए हैं, तो आपके इवन आफ्टर द सुपर एनिवेशन रिटायरमेंट, जब वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको राइट मिल जाएगा, मतलब राइट एक्सपायर नहीं हुआ। इतना फर्क क्या हुआ, अगर आप जॉब छोड़ के रिजाइन कर रहे हैं या आपको जॉब से निकाला जा रहा है, तो उस केस में जो राइट्स ग्रांट हुए थे बट अभी वेस्ट नहीं हुए थे, मतलब वेस्टिंग पीरियड चल रहा था, अभी एक वेस्टिंग पीरियड आपको एक्सपायर नहीं हुआ था, तो उस केस में सारे राइट्स एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन जो वेस्ट हो चुके थे वो रहेंगे, इवन इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन रिमूवल। लेकिन अगर आपको रेजिग्नेशन रिमूवल के बजाय अगर उसके रिटायरमेंट हो या सुपर मतलब ऑन रीचिंग सर्टेन एज, तो उस केस में जो राइट्स ग्रांट भी होते हैं बट अभी नॉट येट वेस्टेड, वो रहेंगे, वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा, इवन उसके रिटायरमेंट के बाद जब वेस्टिंग हो तो उसके अधिक कैन अप्लाई फॉर द राइट्स, कैन अप्लाई फॉर द राइट्स। मैं एक बार पूरा पढ़ता हूं, एंड अबाउट द नॉन ट्रांसफर्टी, एंड एक दो पॉइंट्स और भी है नॉन ट्रांसफर्टी में, अभी पहले यहां पे देखिए, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है, यही पढ़ा दिया था। लेकिन इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन रिमूवल, टर्मिनेशन को अंडरलाइन कर रिमूवल लिख लीजिएगा, ऑफ द एम्प्लॉय, ऑल द ऑप्शन एससीआर एनी अदर बेनिफिट विच आर ग्रांटेड and yet not vested, underline this, granted and yet not vested, मतलब ग्रांट हो गए थे बट अभी वेस्टेड नहीं हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रांटेड बट नॉट येट वेस्टेड, मतलब वेस्टिंग पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ था, एज ऑन दैट डे शैल एक्सपायर, मतलब वो सारे बेनिफिट्स आपके सारे राइट्स एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन यही मैंने बताया था कि अगर वो रेजिग्नेशन या रिमूवल की बजाय, टर्मिनेशन की बजाय अगर उसका सुपर एनिवेशन रिटायरमेंट, तब ये एक्सपायर नहीं होंगे, और भी आगे आएगा। However, employees shall subject to the terms and conditions formulated by the compulsory committee be entitled to retain all the vested option, मतलब जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे वो आप रिटेन कर सकते हैं, ये था ग्रांटेड बट नॉट येट वेस्टेड, वो एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन जो वेस्ट हो चुके थे, however employees shall subject to the terms and conditions formulated by compulsory committee be entitled to retain all the vested option, वो सारे वेस्टेड जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे वो आप रख सकते हैं, वेस्टेड ऑप्शन एससीआर इन द बेनिफिट कवर्ड बाय दिस रेगुलेशन। अब देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में, इट मे बी नोटेड दैट दिस प्रोविजन शैल नॉट कवर द सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए रिजाइन करने से या टर्मिनेशन रिमूवल में वहां भी आपको एम्प्लॉयमेंट सीज होती है, और रिटायरमेंट या सुपर एनिवेशन में सीज होती है, तो रीजन हमें ये देखना पड़ेगा, and shall not cover the cessation employment due to retirement superannuation and such option SAR other benefit granted to employee,
would continue to vest in accordance with the respective vesting schedule, मतलब vesting schedule जो भी पीरियड है, even after retirement और super in accordance with company's policy and the applicable law. देखिए इसका मतलब ये है, अगर एक एम्प्लॉय का सेसेशन और एम्प्लॉयमेंट होता है, सेशन एम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन और रिमूवल, जिसको हम टर्मिनेशन बोल रहे हैं, भाई आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया की बात है। और तीसरा है दैट इज द रिटायरमेंट या सुपर इन्वेशन, एक साथ लिख लेते हैं, ऑन रीचिंग सर्टेन एज। द ऑप्शंस in the context of options which are granted but not yet vested, उनके रिस्ट्रिक्ट में बात कर रहे हैं। अगर रेजिग्नेशन रिमूवल वाला केस है टर्मिनेट, तो उस केस में तो एक्सपायर हो जाएंगे, ऑप्शन विल एक्सपायर, राइट्स विल एक्सपायर, यहां भी एक्सपायर हो जाएगा, बट यहां पे वैलिड रहेगा। ये फर्क है, यहां वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ? रिटायर हो गया, मान ली वेस्टिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ, वेस्टिंग पीरियड मान ली 1 साल का था, 8 महीने हो गए, रिटायर हो गया, 4 महीने वो वेट कर लीजिए, 4 महीने जब पूरे हो जाएंगे, पूरा साल बीत जाएगा, उसके बाद आप अपने राइट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके राइट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए। लेकिन अगर रेजिग्नेशन रिमूवल केस है, उस केस में एक्सपायर हो जाएंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ग्रांटेड बट नॉट येट, लेकिन जो ऑप्शन वेस्टेड हो चुके थे, तो उस केस में इवन इन दिस केस, इवन द रेजिग्नेशन रिमूवल, वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इवन आफ्टर रेजिग्नेशन, जो वेस्ट हो चुके थे, जो वेस्ट हो चुके उसका, उस पर वो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, न इस केस में, न इस केस में, नहीं। तो इस तीनों केस में दैट विल बी वैलिड। जो वेस्टेड है, हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और रिमूवल और रिटायरमेंट, उसके रेस्पेक्ट में सब वैलिड है ऑल द 3 केसेस। लेकिन द ऑप्शन विच इज ग्रांटेड बट नॉट येट वेस्टेड एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उस केस में, इन दोनों केस में तो एक्सपायर हो जाएंगे, बट इस केस में वैलिड रहेगा, एक्सपायर नहीं होंगे। तो मैंने चार्ट बना के भी समझा दिया किस तरीके से क्या इंपैक्ट आपको आएगा। फिर देखिए नॉन ट्रांसफरेटिव में, मान लिया एक कंपनी एक्स लिमिटेड, इसकी कोई वाई लिमिटेड एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी मतलब इसकी होल्डिंग कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब कंपनी लो वाला एसोसिएट कंपनी नहीं, जनरल टर्म, इससे एसोसिएटेड रिलेटेड कंपनी है, होल्डिंग, सब्सिडरी, ग्रुप कंपनीज, एसोसिएट कंपनी कोई भी है। अगर कोई इसका एम्प्लॉई है, इसको जो भी इस कंपनी में अंडर एनी ऑफ द स्कीम ऑप्शंस ग्रांट कर रखे, जो भी राइट्स दे रखे हैं, अगर ये इसका ट्रांसफर या डेपुटेशन एसोसिएट कंपनी में हो जाता है, ट्रांसफर या डेपुटेशन एसोसिएट होता है ना, ग्रुप कंपनी है, हेल्डिंग सब्सिडरी, हमने उसमें इसको डाल दिया, तो इस कंपनी में जो भी बेनिफिट अंडर दिस स्कीम मिले हुए वो एज इट इज रहेंगे, उस पर कोई बैड इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली है तो आपके ग्रुप में। देखिए लिखा, इन द इवेंट दैट एन एम्प्लॉई हु हैज बीन ग्रांटेड बेनिफिट्स अंडर स्कीम इज ट्रांसफर्ड, एम्प्लॉई इज ट्रांसफर्ड, जैसे ए इट ट्रांसफर्ड और डेपुटेड इन एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब इस कंपनी से रिलेटेड कंपनी है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ग्रुप कंपनी। प्रायर टू द वेस्टिंग और एक्सरसाइज, मतलब वेस्टिंग पीरियड ओवर होने, क्यों वेस्टिंग पीरियड ओवर होने के बाद अगर हुआ तो फिर तो ये इमीडिएटली एक्सरसाइज कर लेगा। द वेस्टिंग एंड एक्सरसाइज एट द टर्म्स ऑफ ग्रांट शैल कंटिन्यू, इसका जो भी वेस्टिंग, सब वेस्टिंग पीरियड जब ओवर हो जाएगा, ही कैन एक्सरसाइज द राइट इन केस ऑफ ट्रांसफर डेपुटेड एम्प्लॉय, दैट इज इवन आफ्टर ट्रांसफर डेपुटेशन। उससे अल्टीमेटली आप ही ग्रुप में इसका राइट एज इट रहेगा, और एक बार आपका वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाएगा, ये इस कंपनी के अगेंस्ट अपना राइट इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और देखा रिगार्डिंग द नॉन ट्रांसफरेटिव, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, इट हैज मर्ज्ड और अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी वाई लिमिटेड, तो इसको बोलेंगे मर्जिंग कंपनी, एंड इसको बोलेंगे वाई मर्ज कंपनी या अमलगमेटेड कंपनी। इसको ऐसे बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी, इट इज बीइंग ट्रांसफर, इसका बिजनेस ट्रांसफर है, दिस इज ट्रांसफरी कंपनी। और मर्जर के आप जानते हैं सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी विल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस, ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस भी कहां जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी के बाद। मान ली एक्स लिमिटेड ट्रांसफर, उसका वन ऑफ द एम्प्लॉइज ए, इसको अंडर एनी ऑफ द स्कीम्स, इनके एम्प्लॉय को जो भी ऑप्शंस राइट्स क्रिएट किए गए हैं, ये बोला जो, अच्छा जब मर्जर्स अमलगमेशन होता है वहां पे एक स्कीम ऑफ अमलगमेशन बनती है, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट अमलगमेशन या डी मर्जर केस है, स्कीम बनती है, एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको एनसीएलटी से अप्रूव कराना पड़ता है, किसे, एनसीएलटी से, शोल्डर से अप्रूव कराना पड़ता है, ऑल दैट। बोला उस स्कीम के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि साहब इसके जो एम्प्लॉय, ट्रांसफर कंपनी के एम्प्लॉय को जो अंडर वेरियस स्कीम जो राइट्स दिए गए हैं,
उस राइट्स का क्या होगा, उसके बदले में ट्रांसफरी कंपनी में क्या राइट्स मिलेंगे, और ये स्कीम में लिखाना चाहिए। एंड जो भी लिखा होगा इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इट मींस जो राइट्स आपको ट्रांसफर कंपनी मिले तो अंडर डिफरेंट स्कीम, उससे कम राइट्स नहीं होने चाहिए, उससे उतने या उससे ज्यादा राइट्स होने चाहिए इन द ट्रांसफर कंपनी। दिस शुड बी मेंशन इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। ये भी एक पॉइंट दे रखा है। देखिए, इन द इवेंट दैट एम्प्लॉय हु हैज बीन ग्रांटेड बेनिफिट्स अंडर स्कीम इज ट्रांसफर्ड परसुएंट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। जैसे इस कंपनी, ये तो कंपनी खत्म हो जाएगी, इसकी जगह आप यहां ट्रांसफर हो गए, आपकी जॉब यहां आ गई, इज ट्रांसफर्ड परसुएंट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अमलगमेशन, मर्जर और डीमर्जर और कंटिन्यूड इन द एग्जिस्टिंग कंपनी। कई बार होता ना, ये जैसे डीमर्जर है तो ये कंपनी, ये दो पार्ट हो गए, इसका एक बिजनेस किसी और कंपनी के पास हो गया एंड ऑल दैट। प्रायर टू द वेस्टिंग साइज, मतलब ग्रांट आपके फेवर में ग्रांट करते हैं, बट अभी आपने वेस्ट नहीं किया था, एक्साइज नहीं किया था। द ट्रीटमेंट ऑप्शन इन सच अ केस शैल बी स्पेसिफाइड इन सच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। मतलब स्कीम में ये लिखा होना चाहिए कि साहब उसका क्या होगा, उसके बदले में क्या राइट्स मिलेंगे। इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अमलगमेशन मर्जर प्रोवाइडेड एज सच ट्रीटमेंट, क्या होगा वो मेंशन चाहिए, सच ट्रीटमेंट की आपको दूसरी कंपनी में बदले में क्या राइट मिलेंगे। शैल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट्स आपको यहां मिले उससे कम नहीं होनी चाहिए, उतने ही उससे ज्यादा ही होने चाहिए। एंड क्या मिलेंगे वो आपको लिखा होना चाहिए इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। So that is also one point regarding the variation of the scheme, variation of the, sorry, regarding the non-transferity. तो non-transferity थोड़ा एक बड़ा टॉपिक था, lot of provisions are there in this topic non-transferity. Next देखिए listing. ये बोल रहा है in case new issue of share made under any of these schemes, जो 5 स्कीम में नए शेयर कंपनी इशू करती है, शेयर्स और इशूड शैल बी लिस्टेड इमीडिएटली। ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है, हम ये रेगुलेशन किस पे लगा रहे हैं, लिस्टेड कंपनी। मान लिया एक एक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, ये इनमें से पांचों में से किसी भी स्कीम में नए शेयर इशू करती है, तो आप जानते हैं एक बार एक कंपनी लिस्टेड हो जाए, उसके जब भी कोई नया शेयर इशू करेगी किसी भी कारण से, क्या उसकी लिस्टिंग होती है, कंसेप्ट पढ़ाते हैं एलओडीआर रेगुलेशन में। तो इंडियन शेयर में भी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसको कॉन्टेक्स्ट में कंपनी सेक्रेटरी का रोल है। देखिए, अच्छा जिसको नया शेयर कंपनी ने इशू किया, जिस एम्प्लॉय को, क्या उस एम्प्लॉय ने पेमेंट की होगी, एक्सरसाइज प्राइस पे किया होगा, तो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी इस बात को सर्टिफाई करेगा कि कंपनी को पैसा मिल गया एक्साइज, तभी कंपनी ने उसको अलॉट किया, उसकी लिस्टिंग करा रहे हैं। दूसरा, जैसे कंपनी मान ली ईएसओ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, क्या ये रेगुलर स्कीम होती है, तो उस केस में कंपनी प्रैक्टिसिंग सीएस क्वार्टरली बेसिक सर्टिफिकेट देगा। जैसे मान लिया जनवरी टू मार्च, इस पीरियड में जितने भी एम्प्लॉय को शेयर अलॉट हुए, उसकी लिस्टिंग हुई, उन सारे एम्प्लॉयज ने पेमेंट की थी, उसके बाद ही शेयर अलॉट हुए थे, और उसकी ये तो क्वार्टरली बेसिस पे। और कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी तो जब भी कोई नई लिस्टिंग हुई उसका सर्टिफिकेट देगा। तो क्या यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों का रोल है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एज वेल प्रैक्टिसिंग सीएस, ये क्वार्टरली देगा। इस क्वार्टर में जितने भी एम्प्लॉय को शेयर अलॉट हुए जिसकी लिस्टिंग हुई परसुएंट टू एनी ऑफ द स्कीम, दे हैव मेड द पेमेंट फॉर द सेम, दे हैव मेड द पेमेंट फॉर द सेम। देखिए लिखा, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी फॉर लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर इशूड परसुएंट टू द एक्सरसाइज ऑप्शन ग्रांटेड अंडर एनी ऑफ द स्कीम, ईएसओएस, ईएसपीएस, स्टॉक ऑपरेशन राइट स्कीम, जीबीएस, आरबीएस, फॉलोइंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड पोस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू होने के बाद ये सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्ट में आफ्टर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी फॉर रिसिप्ट ऑफ मनी, कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ पैसा मिला है, उसके बाद हमने अलॉटमेंट किया, उसकी लिस्टिंग करा रहे हैं। अब क्वार्टरली सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीएस जिस स्पेसिफिकली सर्टिफाइंग दैट द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट ऑफ दिस शेयर। मतलब क्या हुआ, हर क्वार्टर के बाद, जैसे क्वार्टर खत्म जनवरी टू मार्च, इस क्वार्टर में जितने भी एम्प्लॉय कंपनी ने शेयर अलॉट किया उसकी लिस्टिंग करा रही है, तो इस बात का सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग से देगा कि इस क्वार्टर में जितने भी एम्प्लॉय कंपनी ने शेयर अलॉट किया उसकी लिस्टिंग हो रही है, उन सबसे कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया, तो उसके बाद अलॉटमेंट की। फिर अगला क्वार्टर अप्रैल टू जून, इस क्वार्टर में जितने लोग हो, तो उससे क्वार्टर वाइज वो चेक करके ऑडिट करके एक सर्टिफिकेट देगा कि सब अलॉटमेंट और लिस्टिंग है पैसा मिलने के बाद ही कंपनी ने किया है। और कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी, लिस्टिंग करेगी, तब तक आपको सर्टिफाई करेगा एंड दैट कंपनी रिसीव द मनी एंड देन ओनली द कंपनी हैज गॉन फॉर द लिस्टिंग, अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग। So the role of company secretary in the context of whenever the shares are issued under any of these 5 schemes to the employee and then listed, तो उस context में कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी का भी रोल है एंड प्रैक्टिसिंग सीएस का भी रोल है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरियल ऑडिटर सर्टिफिकेट। ये देखिए क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिटर सर्टिफिकेट। एक कंपनी मालिक्स लिमिटेड, आपने एनी ऑफ द स्कीम्स लॉन्च की आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शोल्डर बाय पासिंग द एसआर। उसके बाद
जब जब स्कीम को आपने फिर ऑफर कर दिया, ग्रांट ऑफर कर दिया टू द एम्प्लॉयज, उधर जब जब एजीएम हुई, एवरी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सर्टिफिकेट अरेंज करेंगे फ्रॉम अ सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इस सेक्रेटरियल ऑडिटर कंसेप्ट आप समझते हैं सेक्शन 204 ऑफ कंपनी एक्ट। अच्छा, सेक्शन 204 ऑफ कंपनी एक्ट में आप पढ़ते हैं कि सर एवरी लिस्टेड कंपनी एंड सर्टेन अदर क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब, उनको सेक्रेटरियल ऑडिट करानी है। और सेक्रेटरियल ऑडिट किसे करानी है? बाय सम प्रैक्टिसिंग सीएस, वही सेक्रेटरी। तो आपकी कंपनी का लिस्टेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेबी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जो भी सेक्रेटरियल ऑडिटर है जो सेक्शन 204 के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट करता है फॉर द पर्पज सेक्शन 204 ऑफ कंपनी एक्ट, उस सेक्रेटरियल ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना है। क्या सर्टिफिकेट? कि साहब कंपनी जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है, दैट स्कीम इज बी इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डिंग विद दीज रेगुलेशंस, रेगुलेशन जो सेबी रेगुलेशन है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेन, एंड अकॉर्डिंग विद द शेयरहोल्डर एसआर, मतलब उसको कंप्लाई करते हुए आपको स्कीम इंप्लीमेंट हो रही। इस बात, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कंपनी हर एजीएम से पहले क्या जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है उससे बोलेगी आप एक ऑडिट करो? वो ऑडिट करने में क्या चेक करेगा? स्कीम जो इंप्लीमेंट हो रही है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं एंड एज पर द रेजोल्यूशन पास बाय शेयरहोल्डर, और वो सर्टिफिकेट ऑडिट करने का तो अपना सर्टिफिकेट देगा, आई सर्टिफाई दैट स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज पर द प्रोविजंस सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 एंड इन अकॉर्डिंग विद द रेजोल्यूशन पास बाय शेयरहोल्डर बाय एसआर, एंड वो ऑडिट करने का ये सर्टिफिकेट देगा। और ये कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि ये सर्टिफिकेट आप एजीएम में शेयरहोल्डर के सामने प्लेस करवाएं। जैसे कि और शेयरहोल्डर को एक कंफर्ट मिल रहा है कि हमने जो रेजोल्यूशन पास किया था और जो लॉ लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, तो मैनेजमेंट के वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करती है कि आप ऐसा करेंगे, हर एजीएम से पहले एक ऑडिट कराएंगे बाय सेक्रेटरी ऑडिटर, कंपनी का जो सेक्रेटरी ऑडिटर सेक्शन 204 के लिए, वो ऑडिट करने के में क्या चेक करेगा कि द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज पर दिस लॉ, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2000 एंड एज पर द रेजोल्यूशन पास बाय शेयरहोल्डर, एंड वो सर्टिफिकेट देन कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूटी है कि एजीएम में शेयरहोल्डर के सामने प्लेस कर, सो दैट शेयरहोल्डर को इस बात की जानकारी मिलती रहे स्कीम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है एज पर लॉ एंड एज पर द शेयरहोल्डर अप्रूवल पासिंग द एसआर। अच्छा, इसमें जो लिखा हो ना, ये सर्टिफिकेट सेक्रेटरी ऑडिटर से लेके प्लेस करवाना बिफोर शेयरहोल्डर। जो ओल्ड लॉ था बताया ना, 2014 का लॉ था सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, उसमें सेक्रेटरी ऑडिटर का था कंपनी का स्टैट्यूट ऑडिटर जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंट होता है। क्या बहुत बड़ा चेंज है? वहां पे कंपनी सेक्रेटरी की जगह चार्टेड अकाउंटेंट को रिकॉग्नाइज किया था फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सर्टिफिकेट फॉर डूइंग दिस ऑडिट, लेकिन अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जगह क्या हो गया? सेक्रेटरी ऑडिटर। क्या कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को इससे एक एडवांटेज मिला है कि यहाँ पे, और सही माने में लॉजिकली ये सारा कैपिटल मार्केट लॉज को आपको चेक करके आपने सर्टिफिकेट देना है, उसमें कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगा? यहाँ पे देखा जाए इट्स एक्सपर्टाइज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैट्यूटरी ऑडिटर हटा के ओल्ड लॉ में जो था क्या कर दिया, यहाँ भी सेम कंसेप्ट ओल्ड लॉ में, लेकिन वहाँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट देता था, यहाँ पे आपको देखा कंपनी का जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है जो सेक्शन 204 लिस्टेड कंपनी की बात करें, हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ती है एज पर कंपनी सेक्शन 204, तो सेक्शन 204 के अकॉर्डिंगली जो आपका सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है वही सेम प्रैक्टिसिंग से सीएस आपको ये सर्टिफिकेट भी देगा। देखिए क्या लिखा, इन केस ऑफ कंपनी विच हैव पास अ रेजोल्यूशन फॉर द स्कीम्स अंडर दीज रेगुलेशन, वही एसआर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल एट ईच एजीएम प्लेस बिफोर द शेयरहोल्डर, क्या प्लेस करेंगे? अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के साइड वो सेक्शन 204 दैट द स्कीम हैज बीन स्कीम और स्कीम्स, इट कैन बी वन स्कीम और कैन मल्टीपल स्कीम, has been implemented in accordance with these regulations, that is the SEBI share based employee benefit regulation and sweat equity regulation 2021 and in accordance with the resolution of the company in the general meeting। तो इससे क्या होगा? कंपनी के शेयरहोल्डर कंफर्ट मिलता रहेगा कि हाँ लॉ और हमारे रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली स्कीम्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। इसको एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने प्रैक्टिसिंग सीएस ने चेक कर लिया है एंड उसको ऑडिट करने का सर्टिफिकेट दिया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूटी की ऑडिट करवाना, ये सर्टिफिकेट अरेंज करना और ये सर्टिफिकेट प्लेस करना बिफोर द शेयरहोल्डर्स एट एवरी एजीएम after the shareholders have approved the scheme। next आपको टॉपिक दे रखा है प्रोसीजर। for issuing ESOP by a listed company। ये बेसिकली प्रोसीजर दे रखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOS। और आपको पिछली क्लास के बिगनिंग में मैंने पूरा ये समझाया था कि ESOS कैसे काम करती है। मोटी मोटी अगर लिस्टेड कंपनी तो मोटी मोटी बात करें, क्या सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग होगी जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल कंसीडर अप्रूव द प्रपोजल कि साहब में स्कीम लानी है। फिर दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनसेशन कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स,
फिर कंपनसेशन कमेटी और डायरेक्टर स्कीम को ड्राफ्ट करेंगे, ये सुनो। फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, शेयर होल्डर की अप्रूवल, SR। अब तो सारा लॉ पढ़ चुके हैं। अब स्कीम के अकॉर्डिंगली क्या ऑप्शन ग्रांट किए जाएंगे, कंपनी विल ग्रांट द ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज। साथ में आपको एक्सेप्टेंस की ऑप्शन, अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ना एक्सेप्टेंस का डॉक्यूमेंट भी कि साहब आप वो आपको जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर एक्सेप्ट करना तो इस लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वेस्टिंग पीरियड, पता नहीं एक वेस्टिंग पीरियड होता है जो कम से कम 1 साल होता है, जब वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, अच्छा इसमें उसके बाद कंपनी उनको वेस्टिंग लेटर देगी, लेटर ऑफ वेस्टिंग एंड एक्सरसाइज लेटर। फिर उसमें जो भी इंप्लॉय इंटरेस्टेड हो, क्या आपको एक्सरसाइज प्राइस के साथ एक्सरसाइज लेटर के साथ कंपनी को अप्लाई करेगा, देन कंपनी उनको शेयर अलॉट करेगी। अच्छा अगर फिजिकल मोड में तो उसका शेयर सर्टिफिकेट देगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसको डीमेट अकाउंट में आपको बेनिफिशियल शेयर ट्रांसफर कर देगी, एंड देन विल मेक द एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग, पता है, फिर लिस्टिंग कराएगी एंड शेयर्स विल स्टार्ट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो सारा आपने लॉ पहले पढ़ा है, वही इसी को ब्रीफ में आपको ये प्रोसीजर है, एंड आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि साहब ये क्या किस तरीके से आपको चलेगा। नाउ आपको एक टॉपिक रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम्स। वैसे बहुत कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस स्कीम्स के बारे में, बट स्टिल देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम्स। सबसे पहले स्कीम्स कैसे एडमिनिस्टर होगी, सबसे पहले देखिए इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOS। इसमें सबसे पहले दिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। The ESOS shall contain the details of the manner in which the scheme is going to implement or operated। मतलब स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, कैसे ऑपरेट होगी, वो पूरा डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन आपको स्कीम में लिखा रहेगा। The ESOS shall not be offered unless the disclosure as specified by SEBI in this regard are made। ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप ऑप्शन ग्रांटी जो एम्प्लॉइज है उनको देने से पहले आप जो कंप्लीट डिस्क्लोजर्स करने टू द ऑप्शन ग्रांटी वो करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय SEBI अंडर दिस रेगुलेशन। उसके बिना देखिए लिखा, the ESOS shall not be offered unless the disclosures as specified by SEBI in this regard, इस लॉ के अंदर दे रखा है, are made by the company to the prospective option grant that employee so that they can take a well informed decision। Pricing and lock-in, it says that pricing and lock-in, प्राइसिंग कंपनी की मर्जी है क्या एक्साइज प्राइस आपको रखना है, कोई लॉ इसको रेगुलेट ही कर रहा। लॉक-इन भी बता रहे हैं यहाँ पे, लॉक-इन कंसेप्ट नहीं, तो वेस्टिंग पीरियड कंसेप्ट होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेस्टिंग पीरियड, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉक-इन। लॉक-इन लेकिन कंपनी रखना चाहिए, रख सकती है, मैंडेटरी नहीं है। देखिए लिखा, द कंपनी ग्रांटिंग द ऑप्शन टू एम्प्लॉय पर्सन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम विल हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्साइज प्राइस, कि क्या रखना है आप अपनी डिसाइड कर लीजिए, लॉ रेगुलेट, बट सब्जेक्ट टू कंफर्मिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। इस रेगुलेशन में कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्राइसिंग करना, बट अदरवाइज मतलब विदाउट वॉलेटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी आप जो भी प्राइस एक्साइज प्राइस रखना चाह रख सकते हैं। द कंपनी मे स्पेसिफाई, मे को अंडरलाइन कीजिए, ऑप्शनल है, द कंपनी में स्पेसिफाई द लॉक-इन पीरियड फॉर द शेयर इशूड, मतलब वैसे लॉ की तरफ से कोई लॉक-इन पीरियड कंसेप्ट नहीं, लेकिन आप रखना चाहे रख सकते हैं, लॉ की तरफ से नहीं है, ऑप्शनल है, रखना चाहे, वैसे जनरली होता नहीं, बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेस्टिंग पीरियड, कंसेप्ट ऑफ वेस्टिंग पीरियड। फिर इधर का वेस्टिंग बताया था, तो यहाँ पे कम से कम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है, कि आपने ऑप्शन ग्रांट कर दिया, आप 1 साल कम से कम कंपनी अपनी स्कीम में मेंशन करते हैं, हमारा वेस्टिंग में 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल, लेकिन 1 साल से कम नहीं मेंशन कर सकती, एंड वो वेस्टिंग पीरियड ओवर होने के बाद ही एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द राइट। नेक्स्ट, राइट ऑफ द ऑप्शन होल्डर, द एम्प्लॉय शैल नॉट हैव द राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड। देखिए आपके फेवर में कंपनी ने ऑप्शन ग्रांट कर दिया, लेकिन जब तक वेस्टिंग पीरियड ओवर नहीं होगा, और उसके बाद जब तक एम्प्लॉय अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेटर ऑफ एक्सरसाइज प्राइस पे नहीं करेगा, कंपनी अलॉट नहीं करती, जब तक शेयर, तो क्या उन शेयर्स पे वो डिविडेंड, वोटिंग राइट्स या अदर बेनिफिट एक्सरसाइज कर सकता? नो। कब कर सकता है? ओनली आफ्टर अलॉटमेंट, ओनली आफ्टर अलॉट, उससे पहले नहीं। द एम्प्लॉय शैल नॉट हैव द राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड और टू वोट और इन एनी अदर मैनर एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ शेयर। अभी आप शेयर हुए थोड़ी, जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं हो जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम टिल द शेयर इशूड अपॉन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। जब तक वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता और उसको शेयर अलॉट नहीं, तब तक ये सब राइट्स एज शेयर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू एक्सरसाइज ऑप्शन। एक चीज देखिए, वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया, उसका एक एक्सरसाइज पीरियड होता है कि उस पीरियड में यू मे एक्सरसाइज द राइट, लेकिन आपने अगर एक्सरसाइज नहीं किया,
और आपने शुरू में एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑप्शन अगर कुछ पेमेंट शुरू में कर दी थी, कंपनी कुछ केस में मांगती है, कुछ केस में नहीं मांगती है, मतलब हर कंपनी नहीं मांगती अंडर यूएसएस, तो कंपनी फॉरफिट, कंपनी बोलेगी साहब आपके फेवर में राइट वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया था, एक्सपायर हो गया था, उसके बाद एक्साइज पीरियड था, उस पीरियड मान लीजिए 6 महीने का एक्साइज पीरियड था या 2 साल का था या 3 साल जो भी था, उस पीरियड में आपने अप्लाई नहीं किया, तो आपने शुरू में जो पैसे दिए थे एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑप्शन, ग्रांट ऑप्शन, तो आपको पैसे कंपनी फॉरफिट कर। लेकिन अगर बाद में वो एक्साइज नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सम चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, जो उसके वजह से नहीं हुआ, कंपनी की वजह से हुआ, तो उस केस में फिर आपको कंपनी को पैसा रिफंड कर दी, कंपनी उसका पैसा, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं। देखिए लिखो, द अमाउंट पेएबल बाय द एम्प्लॉय इफ एनी एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑप्शन, जब कंपनी ने ऑप्शन ग्रांट किया था, उसने ऑप्शन एक्सेप्ट किया था, तो उस समय अगर कंपनी उसने कुछ पैसा पे किया था, मे बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्साइज बाय द एम्प्लॉय विद द एक्साइज पीरियड। एक्साइज पीरियड मतलब जिस पीरियड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड वो पीरियड भी ओवर हो गया, आपने अप्लाई नहीं किया, may be refunded to the employee or may be refunded if the options are not vested due to non fulfillment condition, मतलब कंपनी के पार्ट पे कुछ कंडीशन फुलफिल हुई जिसकी वजह से राइट्स वेस्ट नहीं हुए इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉय, तो इसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं है, तो उस केस में पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके राइट वेस्ट हो गया, एक्साइज पीरियड भी ओवर हो गया, लेकिन यू डिड नॉट अप्लाई फॉर शेयर, तो आपने शुरू में जो पैसा दिया था कंपनी उसको फॉरफिट कर, कंपनी उसको फॉरफिट कर ली। तो दीज आर द वेरियस प्रोविजंस गिवन अंडर दिस सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स and sweat equity regulation 2021 relating to administration of employee stock option scheme, employee stock option scheme. Now we move on to the next one. Employee stock, employee स्टॉक परचेज स्कीम, ईएसपीएस। ईएसपीएस में मैंने बताया था अकेजनल स्कीम होती है फॉर सर्टेन पीरियड, और जो मार्केट में रेट चलता है कंपनी उस पर डिस्काउंटेड प्राइस शेयर ऑफर करती है जो एम्प्लॉय लेना चाहे। इसमें वेस्टिंग पीरियड कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ लॉक इन पीरियड कंसेप्ट होता है। बताया था तो बेनिफिट आपको मिल रहा तो कुछ टाइम के बाद आप बेच सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था साहब इसको पब्लिक इशू के साथ भी क्लब कर सकते हैं। उस केस में अगर पब्लिक इशू में आप एज ए पार्ट ऑफ रिजर्वेशन टू द एम्प्लॉय अगर शेयर अलॉट करें एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, तो वहाँ लॉक इन पीरियड कम से कम 1 साल का लॉक इन होगा। लेकिन आप पब्लिक इशू का पार्ट बना रहे हैं और रिजर्वेशन तो कर रहे हैं एम्प्लॉय का, लेकिन उसको कोई बेनिफिट प्राइस का नहीं दे रहे, जिस रेट पे औरों को शेयर अलॉट करे उसी रेट पे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो फिर उस केस में लॉक इन पीरियड नहीं लगे, क्योंकि बेनिफिट उसको मिला ही नहीं। सबसे पहले इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन सेम वही दे रखा है। इस आप स्कीम के अंदर इट्स कंटेन द डिटेल्स ऑफ द मैनर इन विच द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑपरेटेड। देन प्राइसिंग एंड लॉक इन, अगेन प्राइसिंग में बोल रहा है एक कंपनी अपने मन से जो प्राइस करना चाहे कर सकती है जिस रेट पे शेयर अलॉट करेगी, बट सब्जेक्ट टू कंफर्मिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी गिवन द रेगुलेशन। लॉक इन कम से कम 1 साल का लॉक इन होगा, लेकिन उसके अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन उसकी कुछ केसेस में एब्सेंट बढ़ सकती है। क्या लिखा द कंपनी में डिटरमाइन द प्राइस शेयर टू बी इशूड प्रोवाइडेड दे कंफर्म टू द प्रोविजन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर दिस रेगुलेशन। नेक्स्ट शेयर इशूड अंडर ईएसपीएस shall be locked in for a minimum period of 1 year from the date of, कम से 1 साल का लॉक इन होगा, ज्यादा आपको रखना चाह रख सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम नहीं रख सकते। अब देखिए लॉक इन के ऊपर कुछ चीजें आपको इफ्स एंड बट्स हैं। हाउ इन केस, देखिए क्या मतलब है, लेट्स से एक कंपनी एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड के साथ अमलगेमेट, ये ट्रांसफर कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी, ये अमलगेमेटिंग कंपनी है, मर्जिंग कंपनी है, मर्ज कंपनी। यहां पे किसी एक को एम्प्लॉय को शेयर ईएसपीएस में मिले थे, और जैसे लॉक इन पीरियड 1 साल था, 1 साल ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंपनी ने 1 साल का लगा रखा था, और यहां पे 8 महीने बीत गए थे। उसके बाद ए को इस कंपनी के शेयर्स के बजाय वाई लिमिटेड के शेयर मिल गए एज ए पार्ट ऑफ ईएसपीएस, तो लॉ बोलता है यहां 8 महीने का लॉक इन निकल गया, तो ये एडजस्ट होगा, यहां पे दोबारा से 1 साल का लॉक इन नहीं होगा। 1 साल में 8 महीने उसने ऑलरेडी लॉक इन बेचा नहीं, तो रिमेनिंग 4 मंथ्स यहां लॉक इन चलेगा। ऑब्वियसली बात है, रिमेनिंग 4 मंथ्स लॉक इन यहां चलेगा जो नए शेयर इशू इन द वाई लिमिटेड का। हाउएवर इन केस वेयर शेयर्स आर अलॉटेड बाय कंपनी अंडर ईएसपीएस इन लिeu ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय अंडर ईएसपीएस इन द अनदर कंपनी, अनदर कंपनी इसको बोल रहे हैं, इसमें अलॉट हुए आपको अंडर किसके बदले में, इस कंपनी में पहले से शेयर आपको जो उसके बदले में इस कंपनी में अलॉट हुए। विच हैज, कौन सी कंपनी, जो पहले जो दूसरी कंपनी, विच हैज मर्ज और अमलगेमेटेड विद द फर्स्ट, मतलब इस कंपनी के साथ एक्स लिमिटेड मर्ज हो गई, इसमें जो थे उसके बदले में इसके शेयर मिले। Then lock-in period already undergone with respect to shares of the transfer company, जैसे 8 महीने ऑलरेडी आपका बीत चुका था, shall be adjusted against the lock-in period required herein। एक जो भी रिक्वायर्ड 1 साल का या उससे ज्यादा का जो भी लॉक इन पीरियड होगा
उसमें वो पीरियड जो ऑलरेडी यहाँ बीत चुका था लॉक इन का वो एडजस्ट होगा। जैसे 1 साल का अगर लॉक इन पीरियड था, यहाँ 8 महीने बीत गया, वो एडजस्ट होगा, यहाँ सिर्फ 4 महीने का लॉक इन रहेगा। लॉजिकल सी बात है। फर्दर इन द, मान लिया कोई इंप्लॉई है, उसको ESPS में शेयर मिले और लॉक इन पीरियड चल रहा है, बीच में उस इंप्लॉय की डेथ हो जाए या परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, तो आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली आपको शेयर फ्री हो जाएंगे फॉर सेल बाय द लीगल हायर और द नॉमिनी ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय और बाय दैट एम्प्लॉय इटसेल्फ। ठीक है, डेथ के केस में लीगल हायर नॉमिनी और इन द केस ऑफ परमानेंट वो खुद, मतलब लॉक इन पीरियड जो रिमेनिंग हट जाएगा। एंड देखिए लिखा फर्दर दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटेशन ऑफ एम्प्लॉय द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉक इन शेल नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और इनका परमानेंट, मतलब हट जाएगी। इस डेथ के केस में उसका जो लीगल हायर या नॉमिनी होगा वो शेयर बेच सकता है इमीडिएटली ऑफ डेथ। परमानेंट, जिस दिन परमानेंट इनकैपेसिटेशन हो उसके बाद वो एम्प्लॉय जिसके साथ ऐसा हुआ वो बेच सकता है। लॉक इन पीरियड रिमेनिंग लॉक इन पीरियड हट जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था सब ESPS आप सेपरेटली भी ला सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी क्लब्ड अलॉन्ग विद द पब्लिक इशू, इट कैन ऑल्सो बी क्लब्ड अलॉन्ग विद द पब्लिक इशू। तो ये बोला अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू के साथ लाती है तो उसमें 1 साल का लॉक इन वहां भी रहेगा, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस का बेनिफिट नहीं देती, जिस रेट पे औरों को शेयर लॉट करी उसी रेट पे एम्प्लॉय को दे रही है, रिजर्वेशन तो किया आपने एम्प्लॉय के लिए, लेकिन आप प्राइस का बेनिफिट नहीं दे रहे, फिर उस केस में फिर लॉक इन कंसेप्ट, क्योंकि फिर बेनिफिट मिला ही नहीं उसको तो प्राइस का, तो मार्केट जो औरों को जिस रेट पे शेयर दे रहे हैं उसी रेट पे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो इस केस में आपको लॉक इन कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। देखिए लिखा इट मे बी नोटेड दैट इफ ESPS इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू एंड शेयर इशू टू एम्प्लॉयज एट द सेम प्राइस एज इन द पब्लिक इशू, मतलब औरों को जिस रेट पे पब्लिक इशू उसी रेट पे आप एम्प्लॉय, then the share issue to employees pursuant to ESPS shall not be subject to lock in, फिर उसमें लॉक इन नहीं लगेगा, जो मिनिमम 1 ईयर का लॉक इन वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंशियल है, वहां मैंने बताया एज पर सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 आप एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन करते हैं, वहां डिस्काउंट दे सकते हैं, देना जो नहीं है। अगर आपने डिस्काउंट दिया, इसका औरों के से रेट कम रेट पे आप उनको शेयर लॉट कर रहे हैं, फिर उसमें लॉक इन पीरियड का कंसेप्ट लगेगा जो कम से कम 1 साल होगा। लेकिन अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो लॉ बोलता है कंपनी मे गिव द डिस्काउंट टू द एम्प्लॉय अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं फिर उस केस में लॉक इन कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मैं उस लॉ से भी रिलेट करके आपको बताया, तो देखिए आपको नेक्स्ट इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। मैंने बताया स्कीम SCR स्कीम, इसमें क्या होता है बताया था, एक कंपनी एम्प्लॉय को सर्टेन नंबर ऑफ शेयर के रिस्पेक्ट में स्टॉक एप्रिसिएशन राइट देती है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स का मतलब बताया था कि साहब जो SCR प्राइस और जो मार्केट वैल्यू का आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड वो डिफरेंस एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। उसे सेटलमेंट कंपनी कैसे करती है, या तो कैश में या बदले में शेयर देगी, कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल बताया था, 2 तरीके से होता है। यहां भी वेस्टिंग पीरियड कंसेप्ट होता है। नाउ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, ये थोड़ा थियोरेटिकल है आपका ये टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। The SCR scheme shall contain the details of the manner in which the scheme is going to implement or operated. The company shall have the freedom to implement cash settled or equity, बताया था ना कि जो भी अप्रिसिएशन है SCR वो कैश में कंपनी सेटल कर सकती है चाहे इक्विटी, तो कैश सेटल्ड SCR हो सकता है, इट कैन बी इक्विटी सेटल्ड SCR। अच्छा, कैश सेटल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इक्विटी सेटल्ड SCR है, जैसे मान लिया 1 लाख रुपए SCR, जो किसी एम्प्लॉय का SCR निकला, SCR मान लिया निकला 50,000 रुपए और 50,000 के इक्विवेलेंट आप शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। अब मान लें एक शेयर आपका एक शेयर मान लिया 3,000 रुपए का, वैल्यू एक शेयर की 3,000 रुपए, 3,000 देखा जाए तो इसका 16 शेयर 48,000 रुपए हो गए, 16 शेयर, ये 17 शेयर तो फिर 17 शेयर की वैल्यू 51,000 हो जाएगी, 16 शेयर की वैल्यू 16 इक्विटी शेयर, ऑनली एक शेयर की वैल्यू निकल के आ रही है 3,000 रुपए, तो 3,000 इंटू 16 कितना हो गया 48,000। तो इसका था बाकी आपको जो देखा जाए, अगर हम और शेयर देते हैं पूरा 50,000 के बराबर शेयर देने तो आपको 2,000 के बराबर तो शेयर नहीं, फ्रैक्शन आएगा, तो लॉ बोलता है वो फ्रैक्शन अमाउंट आप कैश में पे कर दिए। मतलब अगर इक्विटी सेटल SCR भी है, जैसे इस केस में 16 तो शेयर दे देंगे, 16 इंटू 3,000 48,000 के शेयर हो गए और 2,000 रुपए कैश दे देगा, 16 इक्विटी शेयर और 2,000 कैश, सो दैट इसका तो 2,000 के बराबर तो फ्रैक्शन में शेयर होता, तो फ्रैक्शन में शेयर कैसे होंगे, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट के लिए कैश ही पे कर देंगे। देखिए लिखा हाउ इन केस इक्विटी सेटल SCR, अगर आपकी इक्विटी सेटल SCR है कि जहां पे जो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट हम इक्विटी में सेटल करेंगे, इफ द सेटलमेंट रिजल्ट्स इन फ्रैक्शन है, इसी केस में देख लो 16 शेयर प्लस 2,000 के बराबर देखा जाए पूरा शेयर नहीं बनना तो फ्रैक्शन में आए, देन द कंसिडरेशन फॉर फ्रैक्शन शुड बी सेटल्ड इन कैश, लेकिन यहाँ 2,000 रुपए कैश में दे दिया। SCR shall not be offered unless the disclosure as specified by SEBI in this regard are made by the company to the prospective SCR grantee।
कंपनी जो एससीआर ग्रांटीज है उनको जब तक कि वो सारे डिस्क्लोजर नहीं कर रही जो सेबी ने इस रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया है उसके बिना ऑफर नहीं कर सकती. इट मीन सो दैट द ग्रांटी में टेक अ वेल इन्फॉर्म डिसीजन. नाउ वेस्टिंग, यहाँ भी वेस्टिंग पीरियड कंसेप्ट है. यहाँ भी कम से कम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है. There shall be minimum vesting period of 1 year in case of SCR scheme. कम से कम 1 साल. अब इसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं. सेम वही मर्जर अमलगेशन वाला केस. मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड या अमलगेमेट होगी विद वाई लिमिटेड. यहां पे किसी एम्प्लॉय के फेवर में कंपनी ने एससीआर क्रिएट कर रखा था, स्टॉक ऑपरेशन राइट, और वेस्टिंग पीरियड चल रहा था. अच्छा, अब ये कंपनी मर्ज हो गई तो कंपनी खत्म हो गई वाई लिमिटेड. इसके बदले में वाई लिमिटेड आपको एसआर मिल गया ए को, तो जितना वेस्टिंग पीरियड यहां निकल चुका था वहां यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, वहां यहाँ पे नई कंपनी में एडजस्ट. देख क्या लिखा हुआ, हाउ इन केस वे एसआर ग्रांटेड बाय कंपनी अंडर एसआर स्कीम, इसकी बात कर रहा है, ग्रांटेड बाय कंपनी अंडर एसआर स्कीम इन ल्यू ऑफ द एसआर हेल्ड बाय द एम्प्लॉय अंडर द अनदर कंपनी. मतलब इसके बदले में यहाँ जो एसआर था उसके बदले में वाई लिमिटेड एसआर क्यों इन अदर कंपनी विच हैज बीन मर्ज और अमलगेमेटेड विद द फर्स्ट, ये कंपनी इसके मर्ज होगी. Then the period during which the SCR granted by transfer company were held by the employee, मतलब जितने टाइम के लिए एम्प्लॉय ने SCR आपको हेल्ड किया था, मतलब वो वेस्टिंग पीरियड चल रहा था, shall be adjusted against the minimum vesting period required herein. यहाँ उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो पीरियड. सिमिलर कंसेप्ट जैसे ऊपर आपको लॉकिंग का था इधर ESPS, वैसे यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड का हो गया. वहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कंसेप्ट होता है, वहाँ लॉकिंग पीरियड कंसेप्ट होता है. फर्दर यहाँ भी वैसी, अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या परमानेंट इनकैपेसिटेशन हो जाए तो उस केस में जो वेस्टिंग पीरियड जितना बचा हुआ वो आपको हट जाएगा एंड वो फ्री हो जाएंगे. देखिए क्या लिखा हुआ, फर्दर दैट इन द इवेंट, जैसे वहां लॉकिंग का कंसेप्ट चला था ESPS में, वैसे यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड का. फर्दर दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी द मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year शैल नॉट बी एप्लीकेबल एंड इन सच इंस्टेंस द ऑप्शन शैल वेस्ट ऑन द डेथ ऑफ डेथ. डेथ होते ही उसकी नॉमिनी या लीगल हायर के फेवर में वो इमीडिएटली राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टिंग पीरियड हट जाएगा. और परमानेंट इनकैपेसिटी उस केस में एम्प्लॉय इस्तेमाल कर सकता है, मतलब वेस्टिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट आपको वहां उस केस में हट जाएगी. नेक्स्ट देखिए, एक चीज देखिए, किसी एम्प्लॉय के फेवर में कंपनी ने एससीआर क्रिएट कर दिया, तो शेयर दिए थोड़ी, शेयर थोड़ी दिए, खाली स्टॉक एप्रिसिएशन राइट दिया है. अच्छा, फ्यूचर में भी आपको देखा जाए कुछ शेयर अलॉट थोड़ी होने हैं, जो एप्रिसिएशन जो वैल्यू होगी उसके बराबर आपको शेयर मिलेंगे या कैश मिलेगा. तो वो एप्रिसिएशन का मिल रहा है ना, तो देखा जाए जो शेयर्स के रिस्पेक्ट में आपको जैसे 5000 शेयर के रिस्पेक्ट स्टॉक अपने राइट करते हैं, वो शेयर थोड़ी आपको लॉट हो गए, तो लॉ बोलता है उन शेयर के रिस्पेक्ट में आप कोई भी राइट्स है शेयर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई ऑब्वियसली नहीं करते, बिकॉज आपको शेयर थोड़ी लॉट किए हैं, आपको स्टॉक एप्रिसिएशन उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में एप्रिसिएशन का राइट क्रिएट किया. देखिए क्या लिखा हुआ, राइट्स ऑफ एससीआर होल्डर, द एम्प्लॉय शैल नॉट हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड और टू वोट और इन एनी मैनर एंजॉय द बेनिफिट शोल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एससीआर ग्रांटेड. ऑब्वियसली बात है कि आपको शेयर अलॉट थोड़ी करेगी कंपनी, आपके में एससीआर का उसके रिस्पेक्ट में आप शेयरहोल्डर थोड़ी बन गए एंड आपको कोई भी राइट्स एज ए शेयरहोल्डर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, GBS. मैंने बताया था कि साहब एक कंपनी एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो जनरल बेनिफिट देने होते हैं, लाइक हेल्थ केयर बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, इन केस ऑफ डेथ उसको कंपनसेशन देना है, ठीक है, इस तरह की चीजें, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देनी है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एक स्कीम बना सकते हैं, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम. अच्छा, इस केस में जो शेयर्स इन्वॉल्व होंगे, जिस शेयर्स का इस्तेमाल करके बेनिफिट दिए जाएंगे टू द एम्प्लॉय, कंपनी खुद के शेयर हो सकते हैं या उसकी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के, उसके लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के. देखिए उसके बारे में क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन. जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम shall contain the details of scheme and the manner in which the scheme shall be, ये तो ये सेंटेंस सब में कॉमन है, shall be implemented operated. आज इसमें एक बात का ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी और द वैल्यू ऑफ शेयर लिस्टेड होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी. मैंने मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी के खुद के शेयर इन्वॉल्व होते हैं या इसकी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर इन्वॉल्व, इसकी वैल्यू जो इस स्कीम के लिए आप यूज करेंगे उसकी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू, इट शुड नॉट एक्सीड, मैक्सिमम कितनी हो सकते हैं 10% ऑफ व्हाट, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ टोटल एस, तीनों में से विच एवर लेस,
तीनों में से विच एवर लेस, किस बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू किसकी, ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द स्कीम। इस स्कीम में जो टोटल एसेट्स हैं उसकी बुक वैल्यू निकालो, मार्केट वैल्यू निकालो, टोटल एसेट्स स्कीम, फेयर वैल्यू, इन तीनों में जो सबसे कम है वो ले लीजिए, उसका 10% निकाल लीजिए। जो भी मान लिया बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, तीनों में से जो लेस है वो मार्केट वैल्यू है, उसका 10% निकाला, मान लिया वो आपको आ रहा है 5 करोड़ रुपए। मान लिया मार्केट वैल्यू इज द लोएस्ट फिगर आउट ऑफ दिस थ्री, मान लिया 50 करोड़ है, 50 करोड़ का 10% कितना, 5 करोड़। इस जो कंपनी अपने शेयर या अपने होल्डिंग, लिस्टेड होल्डिंग कंपनी से एलोकेट करेगी फॉर द पर्पज स्कीम, उसकी वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, उसकी वैल्यू 5 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी और लिस्टेड होल्डिंग कंपनी रिलेटेड जो कंपनी इशू करेगी, इस आप इस शेयर का इस्तेमाल करके हम ये बेनिफिट देंगे टू द एम्प्लॉय, उसकी वैल्यू आपकी स्कीम के टोटल एसेट की जो बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, इन तीनों में जो सबसे कम है, लेट्स से मार्केट वैल्यू इज द लिस्ट, लेट्स से एग्जांपल है तो 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, उसका 10% 5 करोड़, उससे ज्यादा के शेयर्स आप नहीं दे सकते फॉर द पर्पज। क्या लिखा हुआ, एट नो पॉइंट इन टाइम, किसी भी समय, द शेयर्स ऑफ द कंपनी, जिस जो कंपनी स्कीम ला रही है, और द शेयर्स ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, पता है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, शेल एक्सीड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, अच्छा ऐसे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शेल नॉट एक्सीड, नो को यहां लिए शेल नॉट एक्सीड 10%, 10% किसका, ऑफ द बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू किसका, ऑफ द टोटल एसेट स्कीम विच एवर लोअर, मतलब स्कीम के जो टोटल एसेट्स है उसकी बुक वैल्यू निकालो, टोटल एसेट स्कीम की मार्केट वैल्यू निकालो और फेयर वैल्यू, इन तीनों में जो सबसे छोटी फिगर है बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू में, उसका 10% से ज्यादा, शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू द टोटल एसेट्स विच एवर लोअर एज अपेयरिंग द लेटेस्ट बैलेंस शीट, कौन से एसेट्स, टोटल एसेट्स एज अपेयरिंग द लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ द फॉर द पर्पज द जीप। तो ये आपको कुछ प्रोविजन रिगार्डिंग, कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, एंड दैट इज जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। ये होता क्या है मैंने आपको पहले बता दिया था। नेक्स्ट ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, आरबीएस, ये मैंने बताया लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंपनी ने प्रोवाइड करना है जिन एम्प्लॉय टू इस एम्प्लॉय टू कंप्लाई विद द वेरियस लॉ। आप अलग से भी कंप्लाई करते हैं, चाहे तो आप स्कीम बना के शेयर बेस्ड आप बेनिफिट दे सकते हैं। यहाँ बोला कि स्कीम के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल्स होने चाहिए कि किस तरह की स्कीम इंप्लीमेंट ऑपरेट होगी। यहाँ भी वही कंडीशन है कि साहब जिस कंपनी ने स्कीम लॉन्च की है वो कंपनी या इसकी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, मान ली एच लिमिटेड, उसके जो शेयर इन्वॉल्व होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, स्कीम के जो टोटल एसेट्स हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू, उनमें जो सबसे छोटी फिगर है उसका 10%, उससे ज्यादा के अमाउंट के शेयर इन्वॉल्व नहीं है। सेम कंडीशन जो आपको जीबीएस में थी, सेम कंडीशन यहाँ भी है। देखिए क्या लिखा हो, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय कंपनी प्रोवाइडेड इज इन कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशन, ये तो लॉ फॉलो करना ही है, and provision any other law in force in relation to that, like Provident Fund Act, Gratuity Act, and all that. The retirement benefit scheme shall contain the details of the benefit under this scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated. आगे दे रखा है सेम कंडीशन आपको जीबीएस में दी, एट नो पॉइंट इन टाइम द शेयर्स ऑफ द कंपनी और द शेयर्स ऑफ ए लिस्टेड होल्डिंग कंपनी shall exceed 10% of the book value or market value or fair value of the total asset scheme whichever lower. मतलब स्कीम के जो टोटल एसेट्स है उसकी बुक वैल्यू ले लो, मार्केट वैल्यू लो, फेयर वैल्यू, उनमें जो सबसे छोटी फिगर है उसका 10%, उससे ज्यादा वैल्यू के शेयर आपकी कंपनी के या आपकी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर इन्वॉल्व नहीं हो सकती फॉर द पर्पस ऑफ आरबीएस, फॉर द पर्पस ऑफ आरबीएस। इसके साथ हमने सारी तरह की स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन, सारी तरह की स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, ईएसओएस, ईएसपीएस, देन SAR scheme, and then general employee benefit scheme, GBS, and last में retirement benefit scheme। इस तो जो स्कीम से रिलेटेड 5 स्कीम्स रिलेटेड हम प्रोविजन पढ़े थे, मैंने बताया उसके बाद हम स्वेट इक्विटी शेयर्स रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे। उसमें स्वेट इक्विटी अभी हम शुरू अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको लास्ट आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में, डायरेक्शन बाय सेबी एंड एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डायरेक्शन बाय सेबी एंड एक्शन in case of default। अच्छा, सेबी in the interest of investor, in the interest of security market,
मतलब इन्वेस्टर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, क्या सेबी कोई भी डायरेक्शंस ऑर्डर दे सकता है, कोई भी मेजर्स अंडरटेक कर सकता है? यस। और अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो क्या उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है एज पर द प्रोविजन सेबी एक्ट, एज पर द प्रोविजन एससीआर? ये सुनो, वही लिखा, देखिए, सेबी में इशू एनी डायरेक्शन, सेबी में इशू एनी डायरेक्शन और ऑर्डर और अंडरटेक एनी मेजर्स, कोई भी कदम उठा सकता है। इट में इशू एनी डायरेक्शन, ऑर्डर और अंडरटेक एनी मेजर। व्हाई? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट। एक तो ये बात होगी। एंड डील विद एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस रेगुलेशन, रेगुलेशन का आर कैपिटल कर लीजिएगा। जो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 हम पढ़ रहे हैं, अगर इन रेगुलेशन का कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है, वायलेशन करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या करना है, क्या पेनल्टी लगानी है, एंड ऐसा करने की पावर सेबी कहां से? ये डायरेक्शन इशू करने की, ऑर्डर क्या कह सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिससे कि डिफॉल्ट हुई नहीं। सेबी में इशू डायरेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिफॉल्ट, इशूड ऑर्डर, अंडरटेक सम मेजर्स, कुछ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते आपको ऐसा, सो दैट वायलेशन हुई नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई डिफॉल्ट हो जाता है, इन रेगुलेशन को वायलेशन करता है, क्या उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, क्या उसके भी सेबी कैन टेक द अप्रोप्रिएट एंड इम्पोज द अप्रोप्रिएट पेनल्टी ऑन दैट। और सेबी को ये सब करने की, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे कि डिफॉल्ट नहीं हो, फिर भी अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में क्या पेनल्टी वगैरह लगानी है, ये सब करने की पावर सेबी के पास कहां से आ रही है? फ्रॉम सेबी एक्ट, फ्रॉम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड ऑल दैट। उधर देखिए लिखा, सेबी में इशू एनी डायरेक्शन, ऑर्डर और अंडरटेक एनी मेजर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये तो प्रिवेंटिव के सब, जिससे कि डिफॉल्ट हुई नहीं। एंड डील विद एनी कॉन्ट्रावेंशन, अगर फिर भी डिफॉल्ट है, फिर भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, एंड डील विद एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज रेगुलेशन, दैट इज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 इन एक्सरसाइज ऑफ इस पावर अंडर सेबी एक्ट, अंडर एससीआरए, अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब इस पावर का इस्तेमाल, इन लॉज में जो आपको पावर दे रखी है, उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं, यू कैन अंडरटेक इन मेजर्स, और जो अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टी वो लगानी है, सेबी कैन पास द अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। एंड सेबी को ऐसा करने की पावर्स कहां से मिली? फ्रॉम सेबी एक्ट, फ्रॉम एससीआरए, फ्रॉम कंपनीज एक्ट, ऑल दैट। कंपनीज एक्ट में भी दे रखा ना, कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में सेबी को पावर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो इसके साथ आपका एक पार्ट जो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 चल रहा है, मैंने बताया था कि साहब पहले हम बात करें अबाउट 5 स्कीम्स, वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया, सारे प्रोविजन पढ़ लिए अंडर दिस लॉ रिलेटिंग टू 5 स्कीम। अब अगली क्लास में, आज की क्लास में ये वाइंड अप कर रहा हूं, अगली क्लास में विल डिस्कस द प्रोविजंस अंडर दिस रेगुलेशन, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्वेट इक्विटी के बारे में, इस लॉ में क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं, वो अगली क्लास में बात करेंगे। एंड उसके साथ आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट, आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की क्लास का इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्वेट इक्विटी से रिलेटेड हम बात करेंगे, एंड प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आज की क्लास एंड 5 स्कीम्स रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं अंडर दिस लॉ, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया, आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। इज इट ओके? थैंक यू।